Students, now we are going to deal with some basic aspects of chemistry. केमिस्ट्री में बेसिक एस्पेक्ट्स अगर अच्छे से पता रहेंगे तो किसी भी एस्पेक्ट को आप इजीली ग्रास्प कर पाएंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ते समय दिक्कतें नहीं आएगी और कंफ्यूजन भी मिनिमाइज होगा। इसलिए यू शुड नो द बेसिक एस्पेक्ट्स, सब अच्छे से पता होना जरूरी है। और ये बेसिक जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वो रिकॉर्ड करते रहना जरूरी है। एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा, इसको पीरियडिकली रिकॉल करना पड़ेगा ताकि जो बेसिक पॉइंट्स रहेंगे वो आसानी से याद रहेंगे, इनको हम अच्छे से डिफरेंट टॉपिक्स में यूज कर पाएंगे। अब सबसे पहला बेसिक पॉइंट या टॉपिक हम कौन सा लेंगे? कार्बन। एकदम आसान टॉपिक है, आपने पढ़ा ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या आप बता पाएंगे सिंबल ऑफ कार्बन? व्हाट इज द सिंबल? यस, सिंबल ऑफ कार्बन इज C। यस, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? ये भी आपने पढ़ा है पीरियडिक क्लासिफिकेशन में। एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 6। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? कॉन्फ़िगरेशन इज यस 2 4। यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन भी आपने पढ़ा है 2 4। व्हाट अबाउट वैलेंसी ऑफ कार्बन? कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है? वैलेंसी ये तो पता होना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। And now tell me the origin of this carbon. कार्बन का ओरिजिन क्या रहेगा? तो यहाँ कार्बन का ओरिजिन है ग्रीक वर्ड कार्बो। ग्रीक वर्ड कार्बो। कार्बो मतलब क्या होगा? पोल। कार्बो का मतलब क्या होता है? पोल। पोल का कलर कैसे रहता है? ब्लैक। कार्बन भी कैसे रहता है? ब्लैक। दोनों का कलर सेम, इसलिए कार्बो से नाम दिया कार्बन। तो ओरिजिन कार्बन का ग्रीक वर्ड कार्बो। कार्बो मतलब क्या होता है? पोल। पोल कलर ब्लैक, कार्बन भी ब्लैक, इसलिए कार्बो से नाम दिया है कार्बन। तो कार्बन के बारे में इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। मैक्सिमम पॉइंट्स आपने 9th 10th में पढ़े हैं। तो बस अगेन रिपीट करता हूं यहाँ पे, कार्बन का सिंबल कौन सा रहेगा? C। एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2 4। यानी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। दूसरे शेल में कितने रहेंगे? 4। वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। प्लस कितनी रहेगी? 4। एंड ओरिजिन कौन सा रहेगा? ग्रीक वर्ड कार्बो। कार्बो का मतलब क्या होता है? पोल। पोल एंड कार्बन बोथ रिजेंबल इन देयर कलर्स ब्लैक, इसलिए कार्बो से नाम दिया कार्बन। तो आप ये सभी पॉइंट नोट डाउन करेंगे। पहला टॉपिक हमने कार्बन आपको पढ़ाया। अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे, कार्बन के बारे में और ज्यादा जानकारी हम आपको देते हैं। तो इसीलिए सेकंड टॉपिक हम लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन्स। टाइप्स ऑफ कार्बन। इसके पहले आपने कभी सोचा नहीं होगा कि कार्बन के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको याद रखना जरूरी है कि कार्बन के भी 4 प्रकार होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन आर देयर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ऐसे 4 प्रकार दिए गए हैं। अब ये 4 प्रकार किस प्रकार से एक्सप्लेन किए गए हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। कार्बन 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 कार्बन। इस प्रकार से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हमने लिया, इमेजिनरी एग्जांपल। ऐसा कोई एग्जांपल हमारे केमिस्ट्री में नहीं है, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल।
अब ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है उसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ गए, कार्बन चेन इज फॉर्म्ड हियर। कार्बन एटम जुड़ के क्या बनाएंगे? कार्बन चेन बनाएंगे। अब ये जो पहला कार्बन है वो कहां पे है? तो हमें लगेगा दिस इज एट द स्टार्ट ऑफ द कार्बन चेन, शुरुआत में है, लेकिन इसको हम कहेंगे एंड कार्बन। क्या कहेंगे? एंड कार्बन। शुरुआत में दिख रहा चेन के, फिर भी इसे हम क्या कहेंगे? एंड कार्बन कहेंगे। और जो कार्बन एंड में रहता है उसे हम टर्मिनल कार्बन कहेंगे। जो कार्बन एंड में रहता है कार्बन चेन के, उसे हम कौन सा कार्बन कहते हैं? टर्मिनल कार्बन कहते हैं। अब ये जो टर्मिनल कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिए तो जरा काउंट करना पड़ेगा आपको। तो आपको दिख रहा यहाँ कंफ्यूजन कैसे होता है जब भी हम पूछते हैं कि दिस कार्बन इज अटैच्ड टू हाउ मेनी अदर कार्बन एटम्स, बच्चे स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, फटाक से आंसर बता देते हैं सर दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 7 अदर कार्बन एटम्स। रॉन्ग, 7 कार्बन से जुड़ा नहीं है, इट इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन। ये कार्बन जो है दूसरे सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इन दो कार्बन की कोई डायरेक्ट बॉन्डिंग है क्या? नहीं। मींस दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम एंड देयरफॉर सच कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। इसलिए इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम। सिंबल इज 1 डिग्री। इसको आप प्राइमरी पढ़ेंगे। तो व्हाट डज प्राइमरी कार्बन मीन? The terminal carbon attached to other one carbon atom. The terminal carbon attached to other one carbon atom is known as primary carbon atom. टर्मिनल कार्बन जो दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा रहेगा? सिर्फ एक कार्बन से, उसे ही कहना प्राइमरी कार्बन एटम। Now think about next कार्बन। ये कार्बन चेन में कहां दिख रहा? एंड में है या मिडल में है? तो ये कार्बन इस चेन के मिडल में है, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनल कार्बन और मिडल कार्बन। जो बीच में रहता कार्बन चेन के उसे कहना नॉन टर्मिनल और मिडल कार्बन। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? काउंट करना, पता चलेगा। It is attached to 2 other carbon atoms. देखिए ये कार्बन दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा है और ऐसे कार्बन को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। Therefore, the middle carbon attached to other 2 carbon atoms is known as secondary carbon atom. कितने कार्बन से जुड़ा रहेगा? 2 कार्बन से। कहां पे रहेगा? इन द मिडल ऑफ कार्बन चेन। सच कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एटम। नेक्स्ट कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन। काउंट करना, कहां पे रहेगा? इन द मिडल ऑफ कार्बन चेन। इसीलिए अब आपको आसानी से समझ जाएगा, इसे हम कहते हैं टर्शियरी कार्बन एटम। तो डेफिनेशन एकदम आसान रहेगा, सिमिलर टू सेकेंडरी कार्बन। क्या डेफिनेशन रहेगा? द मिडल कार्बन, ये भी मिडल में रहेगा, द मिडल कार्बन अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इज नोन एज टर्शियरी कार्बन एटम। द मिडल कार्बन अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इज नोन एज टर्शियरी कार्बन एटम। नेक्स्ट कार्बन मिडल में ही है, एंड में नहीं है, इसलिए हम नॉन टर्मिनल कहेंगे। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहना क्वाटरनरी कार्बन एटम। Therefore, the middle carbon attached to 4 different carbon atoms is known as quaternary carbon atom। इस प्रकार से कार्बन के 4 टाइप्स दिए गए हैं। Once again repeating here in brief the definitions or important points regarding these types। पहला प्रकार प्राइमरी है, कहां पे रहेगा? एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। एंड में है इसलिए कहना टर्मिनल कार्बन। दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा रहेगा? ओनली 1 कार्बन। दूसरा टाइप सेकेंडरी, कहां रहेगा? इन द मिडल। मिडल को ही कहना नॉन टर्मिनल। दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा?
2 कार्बन से। नेक्स्ट टर्शरी, कितने कार्बन से जुड़ा रहेगा? 3 कार्बन से। कहां रहेगा? इन द मिडल ऑफ कार्बन चेन। नेक्स्ट इन द मिडल रहेगा अटैच टू 4 कार्बन एटम्स, क्वाटर्नरी कार्बन एटम। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ताकि आप हर एक क्लास में आइदर अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या एल्डिहाइड्स या अल्काइल हैलाइड्स, इन सभी क्लासेस में इनको यूज करेंगे टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आइए देखते हैं हम कुछ नए एग्जांपल्स, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। पहला एग्जांपल हम लेते हैं। जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं सामने से आपको नोट डाउन करना है। पहला एग्जांपल लेंगे CH3 CH2 CH CH3 here CH3। ऐसा एग्जांपल हमने लिया। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक स्ट्रक्चर दिया गया है तथा ये स्ट्रक्चर दिया जाता है और इस स्ट्रक्चर या कंपाउंड में कितने प्रकार के कार्बन्स है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखिए, तो यही बेसिक कांसेप्ट आपको यूज करना है। पहला कार्बन देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है, अटैच टू ओनली वन, इसलिए इसका टाइप कौन सा रहेगा? प्राइमरी। दूसरा कार्बन देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है? 2, इसलिए इसका टाइप रहेगा सेकेंडरी। देन नेक्स्ट कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? काउंट करना, 1 2 3, इसलिए टर्शियरी कहना। नेक्स्ट कार्बन इज अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन? ओनली 1, इसलिए टाइप प्राइमरी। एंड यह भी जो रहेगा प्राइमरी कहलाएगा बिकॉज़ इट इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम। तो अब देखिए जरा यहाँ पे कितने प्रकार के कार्बन्स आ गए हैं, इंक्लूडेड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इसलिए आपका आंसर कितना रहेगा? 3। इस प्रकार से आपको बेसिक एस्पेक्ट यूज करके आंसर इजीली फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक अच्छे से पता रहेगा तो आप आंसर इजीली निकाल पाएंगे। एक दो और एग्जांपल्स हम लेते हैं। CH3 thrice C2H5, ये दूसरा एग्जांपल है। सो द फर्स्ट दिस इज द सेकंड एग्जांपल। अब यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना देखिए जरा। तो यहाँ पे हम लेते हैं CH3C, ये 3 बार लिखा है, उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे CH3, और यहाँ जो C2H5 है उसको हम थोड़ा स्प्लिट अप करेंगे, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं CH2CH3। अब देखिए जरा इसका टाइप कौन सा रहेगा? प्राइमरी। इसका कौन सा रहेगा? प्राइमरी। ये रहेगा प्राइमरी। दिस इज कितने कार्बन से जुड़ा है? देखो जरा 2 कार्बन से, मतलब सेकेंडरी। ये कौन सा रहेगा? प्राइमरी। और ये कौन सा रहेगा? 1 2 3 4, यानी क्वार्टरनरी। तो अब देखिए जरा यहाँ पे कितने प्रकार के कार्बन इंक्लूडेड है? How many types of carbon are included here? 1 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्वार्टरनरी। मतलब अब यहाँ पे आंसर कितना रहेगा? 3 रहेगा। So this was the second example. And now last example हम इस प्रकार से लेंगे। CH3 thrice CH3 thrice। अब इसमें थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो कंफ्यूजन होगा कि हाउ टू डिसाइड द टाइप ऑफ कार्बन एटम्स, इसलिए हम इससे पहले क्या करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में किस प्रकार से लिखना? तो देखिए इस कार्बन को कितने CH3 जुड़े हैं? 3, इसलिए हम यहाँ पे 3 CH3 को इस प्रकार से जोड़ेंगे। यहाँ पे भी 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं। अब ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के बाद आप आसानी से लिख पाओगे कि कौन से का टाइप के कार्बन यहाँ इन्वॉल्व है। इसका टाइप अटैच टू अदर 1 कार्बन, प्राइमरी। इसका प्राइमरी, ये भी रहेगा
attached to one primary. This is also primary. ये भी रहेगा primary. Primary. Now what about this carbon? कितने कार्बन से जुड़ा? 1 2 3 4, इसलिए टाइप क्वाटरनरी। यहाँ कौन सा? क्वाटरनरी। मतलब अब बताइए जरा कितने प्रकार के कार्बन यहाँ इन्वॉल्व है? ओनली 2, प्राइमरी एंड क्वाटरनरी। इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल हियर। इस प्रकार से हम लेते हैं CH3Br। ऐसा कार्बन हमने लिया। इसमें बताइए जरा कार्बन का टाइप कौन सा रहेगा? तो देखिए अब ये कार्बन दूसरे किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। Even after that, conventionally it is considered as primary carbon atom. Conventionally ये कौन सा रहेगा? प्राइमरी कार्बन एटम कहलाएगा। तो इस प्रकार से this carbon is considered to be primary carbon. नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वैलेंसी। This is also one of the important aspect. Balancing आपने 19 में पढ़ा होगा। एक दो डेफिनेशंस पढ़ी हो सकती है, लेकिन कुछ ज़्यादा के डेफिनेशंस भी हम आपको यहाँ बताएंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं कार्बन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? तो बेटा वे हम पहला एग्जांपल इस प्रकार से लेंगे मीथेन, जो आपने पढ़ा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? CH4। इस कंपाउंड में देखना कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है? तो कार्बन is linked with 4 hydrogen atoms. Carbon is combined with 4 hydrogen atoms. इसीलिए हम कहेंगे कि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 4। नेक्स्ट एग्जांपल अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? 3 हाइड्रोजन्स। मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 3। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे वाटर। वाटर में ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 2। और यही कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है? वैलेंसी। Therefore, the combining capacity of an atom, the combining capacity of an atom is known as valency. What is the definition? The combining capacity of an atom is known as valency, and therefore valency of carbon is 4. That of nitrogen is 3. That of oxygen is 2. इस प्रकार से आप valency को डिटरमाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट डेफिनेशन, the combining capacity of an atom is known as valency. ये स्कूल लेवल पे आपने पढ़ा है। Now सेकंड डेफिनेशन कौन सा रहेगा? अब यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे कार्बन का। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2 4। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल को हम या इस शेल को हम कहते हैं आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। इसको हम क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी रहते हैं उन्हीं को कहना वैलेंसी। अब कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। Therefore कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। दूसरा एग्जांपल बोरॉन। कॉन्फ़िगरेशन 2 3। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। इसलिए बोरॉन की वैलेंसी कितनी रहेगी? 3। Therefore सेकंड डेफिनेशन कौन सा रहेगा वैलेंसी का? The number of valence electrons present in an atom.
The number of valence electrons present in an atom is known as valency. What is the second definition? The number of valence electrons present in an atom is known as valency. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप मुझे बताएंगे वैलेंसी कितनी रहेगी इस एलिमेंट की. बेरिलियम, symbol is Be. What is the configuration? 2,2. बताइए जरा वैलेंसी कितनी रहेगी. तो बताइए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. इसलिए वैलेंसी कितनी रहेगी? 2 रहेगी. तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हो. दिस वाज द सेकंड डेफिनेशन. नाउ थर्ड डेफिनेशन हम लेंगे. कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जैसे हम लेते हैं सोडियम. बताइए जरा सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या कीजिए, क्या रहेगा? यस, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 1. करेक्ट. अब वैलेंस शेल में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 1. सोडियम क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा. एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ क्या बनेगा? Na. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. इससे नेगेटिव चार्ज निकल गया तो सोडियम पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव. अब इस रिएक्शन में सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए? ओनली 1. और इसीलिए यहाँ सोडियम की वैलेंसी कितनी रहेगी? 1. दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम. बताइए कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का. 2 सेकंड शेल A, थर्ड शेल 2. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम लॉस करेगा, दे देगा. तो यहाँ मैग्नीशियम पे कितना चार्ज डेवलप होगा? -2 निकल गया तो यहाँ चार्ज डेवलप होगा +2. मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी रहेगी? 2. एंड देयरफॉर थर्ड डेफिनेशन वैलेंसी का कौन सा रहेगा? The number of electrons lost by an atom. The number of electrons lost by an atom is known as valency. Atom जितने भी electrons lost करता है, that number of electrons is called valency. तो सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2. इस प्रकार से आपको थर्ड डेफिनेशन याद रखना है. नेक्स्ट डेफिनेशन एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन. कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा फ्लोरीन का? यस 2, 7. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7. 7 को ये 8 करेगा. 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड हियर. अभी एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो यहाँ चार्ज कौन सा डेवलप होगा? माइनस. अब बताइए फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं? ओनली 1. इसलिए फ्लोरीन की वैलेंसी रहेगी 1. फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए वैलेंसी कितनी रहेगी? 1. नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीजन. इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 6. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6. 6 को ये कितना बनेगा? 8. 8 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है? 2 की. इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा जिसके कारण ऑक्सीजन पे कितना चार्ज डेवलप होगा? -2. एक इलेक्ट्रॉन का -1 तो 2 इलेक्ट्रॉन का -2 चार्ज यहाँ डेवलप होगा. अब बताइए ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं? 2. इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2. Therefore, fourth definition, the number of electrons gained by an atom is known as valency. The number of electrons gained by an atom is known as valency.
तो इन दिस वे ऑल दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ वैलेंस सी। पहले तो डेफिनेशंस तो आपको पता है कि इन थर्ड और फोर्थ डेफिनेशन आपके लिए नया हो सकता है। एक और बार हम रिपीट करेंगे कि वैलेंस सी का डेफिनेशन किस प्रकार से आपको याद रखना है, कौन कौन सा डेफिनेशन रहेगा। तो पहला डेफिनेशन हमने आपको क्या पढ़ाया है, द combining capacity of an atom is known as valency। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, क्योंकि वो 4 एटम के साथ जुड़ सकता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 बिकॉज इट कैन कंबाइन विद 3 अदर एटम्स। ऑक्सीजन कितने एटम के साथ जुड़ सकता है, 2, इसलिए उसकी वैलेंसी 2 रहेगी। नेक्स्ट डेफिनेशन, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से आपको दिख रहा, जहां वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 रहेगी। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वैलेंसी 3 रहेगी। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 रहेगी। एंड देयरफॉर दूसरा डेफिनेशन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। Then next definition, सोडियम ने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम देता है तो उसे कहना वैलेंसी। Therefore, the number of electrons lost by an atom is known as valency। Next example, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये एटम्स लेते हैं, that number of electrons also called valency। Therefore, fourth definition, the number of electrons gained by an atom is known as valency। तो in this way, this was about the valency। आप इनको नोट डाउन करेंगे। अब धीरे धीरे हम डिटेल में जाएंगे। वैलेंसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो और आपके लिए डिटेल में रहेगा, आपके लिए नया रहेगा। Next topic is tetravalency of carbon। आपने पढ़ा है कार्बन की वैलेंसी 4, right? But why valence of carbon is 4? How to justify the valence of carbon? Now, let us see with the help of configuration। फिर से हम कॉन्फ़िगरेशन पर बढ़ते हैं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन वही क्या रहेगा, 2, 4। अब ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपने अप टू 10 पढ़ा है। 11th ऑनवर्ड आप एक अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे जिसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए जरा। तो ये जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। इसको हम नए फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे 1s2। एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो नया कॉन्फ़िगरेशन आपने अभी नहीं पढ़ा है, दिस इज इंक्लूडेड इन योर 11th सिलेबस। लेकिन यहाँ एक्सप्लेन करना जरूरी है ताकि हम टेट्रावैलेंसी को जस्टिफाई कर पाएंगे। जितना जरूरी है हम सब यहाँ आपको बताएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, इस प्रकार से ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए जरा, सेकंड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख पाएंगे कार्बन का। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसको पढ़ना 1s2 स्क्वायर में 1s2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, 2s2 2px1 2py1 2pz0।
ये कॉन्फ़िगरेशन आपने नहीं पढ़ा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना जरूरी है हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ये जो नया फॉर्म हमको दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें ये जो 1 2 दिख रहा, दिस रिप्रेजेंट्स शेल्स, जो आपने स्कूल लेवल में बोस मॉडल में पढ़ा है। 1 2 क्या रिप्रेजेंट करेंगे? शेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ जो S, ये P जो दिख रहा, इनको हम कहेंगे सबशेल्स, इनको हम कहेंगे सबशेल्स। किसको कहेंगे सबशेल्स? S P एक्सेट्रा। और उसके बाद जो आपको PX PY PZ ये दिख रहा है, इनको हम कहेंगे ऑर्बिटल्स। शेल्स के बारे में आपने पोस्ट मॉडल में पढ़ा है 1 2 3 4 एक्सेट्रा। सबशेल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, बट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर इन 11th। अभी कुछ ज्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बाद में आपको यहाँ दिख रहा 2 2 1 1, ये क्या इंडिकेट करता है? तो दिस इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे किसके बारे में बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 1 2 शेल्स के बारे में बताएगा, S P सबशेल्स के बारे में बताएगा जो इन शेल्स के अंदर होते हैं। देन PX PY PZ जो आपको दिख रहा, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द ऑर्बिटल्स जो इन सबशेल्स के अंदर होते हैं। और ये 2 2 1 1 ये किसके बारे में बताएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन ऑर्बिटल्स में रहते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप अच्छे से देखिए। यहाँ कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन से जरा काउंट कीजिए। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इनको ही हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जहां एक इलेक्ट्रॉन है उसे ही हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए जरा, यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है? ये सिंगल है क्या? नहीं, 2 पेयर्ड है, जुड़ गए हैं। यहाँ तो पेयर्ड है, यहाँ एक सिंगल है, अनपेयर्ड है, यहाँ भी एक अनपेयर्ड है। मतलब बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ कितनी हो गई है? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है? 2। अब हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम नाम देते हैं, नाम दिया गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, 11th सिलेबस में दिया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम यहाँ यूज करते हैं। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? देखिए जरा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी भी एटम में, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड्स वो एटम बनाएगा। देखिए जरा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एटम में रहेंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड्स वो एटम बनाता, और जितने कोवेलेंट बॉन्ड वो एटम बनाता उतनी ही उसकी वैलेंसी रहती है। जितने कोवेलेंट बॉन्ड वो बनाएगा उतनी ही उस एटम की वैलेंसी रहती है। अब आते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। देखिए, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रिमेंबर वेल, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन की एनर्जी कम रहती है। जहां एनर्जी कम रहती है एटम की, उससे ग्राउंड स्टेट कहा जाता। याद रखना है, लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। लोअर एनर्जी स्टेट को हम क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट कहेंगे। इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन में? 2। इसलिए कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसलिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी? 2। कार्बन शुड बी डाइवैलेंट। बट एक्सपेरिमेंटली it was observed that carbon forms large number of compounds, stable compounds like CH4, CCl4, जिनमें कार्बन कितने एटम के साथ जुड़ा है? 4 एटम के साथ जुड़ा है, इसलिए
इसलिए बताया गया वैलेंसी 3 4। बट हाउ टू जस्टिफाई दिस? कार्बन 4 एटम के साथ ही क्यों जुड़ता है? तो देखिए अब हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे। देखिए एज्यूम किया गया कि कार्बन जब दूसरे एटम के साथ जुड़ता है, कार्बन जब कंपाउंड्स बनाता है, उस समय को कुछ एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। When carbon combines with other elements, other atom, it absorbs some energy. कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करने के कारण क्या होगा? तो यहां से मतलब 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां जाता है? empty p से ऑर्बिटल में जाता है। एनर्जी एब्सॉर्ब करने के कारण क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कौन से ऑर्बिटल से? 2s ऑर्बिटल से। कहां चला जाएगा? empty 2p से ऑर्बिटल में चला जाएगा, जिसके कारण हमें नया कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अब नया कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रहेगा? 1s2। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 2s1। देन यहां रहेगा 2px1 2py1 and now here 2pz1। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Why excited? Because now energy of this carbon is increased. एनर्जी एब्सॉर्ब करने के कारण कार्बन की एनर्जी क्या हुई है? बढ़ी। इसलिए एक्साइटेड स्टेट यूज्ड हियर। Therefore remember with higher energy state is called excited state। जब भी एटम हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा वो कौन से स्टेट में रहेगा? एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। अब देखिए जरा इस कॉन्फ़िगरेशन को, बताइए हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर हियर? काउंट कीजिए कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अब कार्बन कितने बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बनाएगा? 4। इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। एंड therefore it is considered that carbon is tetravalent in nature। In this way, valence of carbon is justified with the help of valence bond theory। एक और बार रिपीट में हम एक्सप्लेन करते हैं इन ब्रीफ। जरा ध्यान दीजिए। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है 2 4। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे। ये 1 2 s px इन सब का सिग्निफिकेंस आपको यहाँ दिख रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं क्योंकि कार्बन की एनर्जी यहाँ कम रहती है। इस कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? अनपेड का मतलब सिंगल, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करेंगे। थ्योरी क्या कहती? जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड्स, जितने कोवेलेंट बॉन्ड उतनी ही वैलेंसी। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड्स कार्बन बनाएगा, वैलेंसी 2 रहेगी। लेकिन बाद में पता चला कि कार्बन ऐसे कई सारे कंपाउंड बनाता है जिसमें वो कितने एटम के साथ जुड़ता है? 4। ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया कि कार्बन जब जुड़ता है दूसरे किसी भी एटम के साथ, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, जिसके कारण 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2pz में चला जाता है। हमें नया कॉन्फ़िगरेशन मिलता इस प्रकार से। इसे कहना एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की एनर्जी बढ़ गई है। इस कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 4। कोवेलेंट बॉन्ड कितने रहेंगे बनाएगा? ये 4। इसलिए वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। Hence carbon is tetravalent in nature। ठीक है? ओके।